प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ मोटर वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के लिए होता है। और जो आपका पिरामिडल में पिरामिडल ट्रैक डिसेंड डायरेक्टली विदाउट साइनेप्टिंग इंटरप्शन फ्रॉम सेरेब्रल मोटर टू स्पाइनल कॉर्ड और नो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मोटर कॉर्टेक्स ऑफ स्पाइन। अच्छा, बस आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो याद रखनी है। जो आपका पिरामिडल होता है उसमें कॉर्टिकोस्पाइनल होती हैं जो कि आपके वॉलेंट्री मूवमेंट्स करा रहे होते हैं, ठीक है। और कॉर्टिकोस्पाइनल अगर डिसर्बेट हो जाए तो आपकी स्पास्टिसिटी होती है। इतना बस याद रखें। जो आपका पिरामिडल है एक तो वो आपके इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए होता है, इंग्लिया को इन्वॉल्व करते थे, इसलिए उसमें जो है ना एक तो आपका पोस्चर मेंटेन करता है और दूसरा जो है ना मूवमेंट डिसऑर्डर्स जो है वो आपके एक्स्ट्रा पेडियल में आती है। ठीक है, समझ आया? ज़्यादा सिंपल, वो पूरा ट्रैक करने की ज़रूरत ही नहीं आती, बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट समझे। ये समझ आ गया ना? पिरामिडल छोड़ दे, डिस्कशन की जरूरत होती है कहाँ से जा रहे हैं, बस इतना सिंपल करके याद रखें। 106 मतलब, अच्छा आपका 106 है व्हाट रिक्वायर फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता है जब एक्सेसिव स्ट्रेच होता है तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये वो आपका जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ये टोटल मीनिंग 100 से। अच्छा, अब मैं कहाँ से रिपीट करूँ? ठीक है, मैं कर देती हूँ। ठीक है, करो मेहनत। अच्छा, 120 में जो आपका सेपरेट इम्यूनिटी स्केलेटल मसल जो होती है वो आपकी मायोसिन ब्रिजेस बना रही होती है, और जो मायोसिन हेड है वो आपका एक्टिन के साथ जो है ना अटैच्ड होता है, और फिर जो है ना वो एक्टिन को सेंट्रल की तरफ पुल कर रहा होता है। तो वो इस तरह से स्लाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। जो स्केलेटल मसल्स में क्रॉस ब्रिजेस बना रहे होते हैं वो आपके जो है मायोसिन होती है। पेशेंट विद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, पेशेंट विद प्रोफ्यूज डायरिया, जेड स्टेनिंग। अच्छा, इस शेप नहीं दिया हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए एचआईवी में जो डायरिया होता है वो सोडियम से हो रहा होता है, ठीक है। 103 के बेसल बॉडीज आर फॉर्म बाय सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं सेलुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जो बेसल बॉडीज है वो ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया को, लेकिन जो बेसल बॉडीज फॉर्म बाय सेंट्रियोल्स। इंसिडेंस का मतलब होता है जो न्यू केसेस आते हैं ओवर टाइम ऑफ पीरियड, और प्रेवलेंस का प्लस न्यू केसेस है दोनों। 105 है स्पास्टिसिटी। अरे ये मैं दोबारा इतना बड़ा, अच्छा, स्पास्टिसिटी अकर्स ड्यू टू लीजन ऑफ पिरामिडल ट्रैक डिसर्वेशन। अच्छा, आपको पता है जो स्पास्टिसिटी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का पढ़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जो आपके इनहिबिटर हैं वो लॉस हो जाते हैं, तो आपका जो एक्साइटेटरी सिग्नल्स हैं वो अनअपोज्ड एक्शन हो जाता है और स्पास्टिसिटी हो जाती है आपके मसल्स में, ठीक है। एक तो स्पास्टि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का हो जाता है, और वो जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो आपका पैरामिडल ट्रैक में आते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर दोनों आपके पैरामिडल होते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका एक्स्ट्रा पैरामिडल, ठीक है। जो आपका पैरामिडल वॉलेंट्री मूवमेंट, एक्स्ट्रा पैरामिडल आपके इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब बॉडी पोस्चर्स के लिए होता है। तो और वो आपका बेसल गैंग्लिया को इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए जिम में उसकी डिसरेगुलेशन हो तो डिसऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। अब 106 है व्हाट रिक्वायर फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। भी स्ट्रेच एक्सेसिव स्ट्रेच हो जाता है तो आपके मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये डबल में ना अच्छा लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये मोनोसाइनेप्टिक नीजर फाइबर्स सिनेप्स ऑन अल्फा मोटर न्यूरॉन कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो ये स्ट्रेच रिफ्लेक्सिंग आपकी ना मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं एंड शॉर्टन द मसल रिजल्ट इन ओरिजिनल लेंथ एंड एंटागोनिस्ट मसल इनहिबिटेड। खैर बस यहाँ पे याद रखो स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो होती है जो ना पाथ है, ठीक है। 107 है 30 ईयर ओल्ड फीमेल विद फीवर हेडेक टोसिस मिड्रेसिस एंड इसको बायलेटरल हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया नर्व इन्वॉल्विंग। अच्छा, इन्होंने एब्ड्यूसन दिया हुआ हॉरिजॉन्टल, आपने जो आपकी ओकुलोमोटर होती है वर्टिकल दोनों होते हैं, लेकिन जो इधर डायग्नोस्टिक आपका करेक्टरिस्टिक मिड्रिएसिस ओकुलोमोटर में होता है। टोसिस प्लस मियोसिस किस में होता है? हॉर्नर सिंड्रोम। यस, वो हॉर्नर हॉर्नर में हो रहा सिंड्रोम। होता है। मिड्रेसिस आपका जो है ओकुलोमोटर में। प्रेग्नेंट लेडी की ऑफ एल्कोहल
trimester, a baby was at risk of developing premature birth. फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है तो आपने सेकंड थर्ड में आया तो आप फिर माइक्रो कैफली की तरफ जा सकते हो, लेकिन इसका सीक्वेंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रीमेच्योरिटी ओवर माइक्रोकेफली है। 109, a young man presents with complaint of low-grade fever, generalized weakness, backache and swelling in front of thigh। अच्छा ये ना आपका एक ट्रायड है पूरा, एक ये फीवर हो गया और लिम्बोर जो ये बैक पेन दिया हुआ है, ठीक है, बैक एक दी हुई है। ऑन एग्जामिनेशन ही हैज स्वेलिंग अबव एंड बिलो द इंग्वानल लिगामेंट व्हिच डिसअपीयर्स ऑन लाइंग डाउन। डायग्नोसिस इज सॉ सेप्सिस। आपको पता है ना, फेमोरल आर्टरी एन्यूरिज्म में नहीं होता है, ठीक है ना, सेफनोवेरिक्स में होता है। सिर्फ एब्सेस वगैरह होंगे तो आपको फीवर वगैरह होगा ना, ये तो ये आपका डायग्नोस्टिक वो आपको कॉमन सेंस है। और दूसरे ये जो ट्रायड थी अर्ली मैन बैक पेन का, ये भी जो है आपका श्वास अब्सेस में होता है। दूसरा जो है लेइंग डाउन पर डिसअपियर हो जाता है ना, कि आपका श्वास का जो फंक्शन होता है ना वो स्टैंडिंग पोजिशन या सिटिंग में हो रहा होता है, ठीक है, तो वो जब उसका वो फिर जो है वो डिसअपियर हो जाती है। एंटेना पेशेंट अंडरगोइंग थैलेडेक्टमी एट अपर लोब होती है, वो आपकी एक्सटर्नल लेरेंजियल होती है और अपर में जो है आपकी आर्टरी होती है वो सुपीरियर थायराइड होती है ना, वो ब्रांच होती है आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड की, और जो नर्व होती है वो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है। और लोअर लोब पे सर्वाइकल ट्रंक की, और जो नर्व होती है वो आपकी रिकरेंट होती है। मार्कर्स यूज्ड फॉर दैट आइडेंटिफिकेशन ट्यूमर बी सेल में 19-20 होते हैं, 15-30 किस में होते हैं? हॉटस्किन लिम्फोमा। हॉजकिन 15-30 AML में होते हैं, आपके माइलॉइड में हो ट्यूमर जो माइलॉइड ओरिजिन के होते हैं। अच्छा वन होते हैं, हाँ मुझे लग रहा था हॉजकिंस में, लेकिन ना अक्यूट माइलॉइड में भी होते हैं, ठीक है, साढ़े मैम 34 किस में होते हैं? 4 आपके ये जो स्टेम से ही मेटापोटिक हेमेटोपोइटिक। सेल्स। हम्म 20 112 है आपका, प्रेजेंट्स विद द जॉन्डिस फॉर लास्ट 3 मंथ, सेम पीबीसी का है और आपने ईएमआई करवानी है। 113 है एंटी माइक्रोबियल फॉर अमीबिक लीवर, तो आपने मेट्रोनिडाजोल ऑप्शन में तो वो देनी है, वो ना तो फिर आप टिनिडाजोल देते हो, सेम दोनों का सेम एक्शन है। 114 ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीएलडी पेंटाजोसिन, कॉन्ट्राइंडिकेशन है पैरासीटामोल भी, लेकिन डी ओवर सी। दे सकते हैं और पर पेंटाजोसिन ही दे सकते। 115 है पेशेंट हैज सीवी नाउ हैज जीरो पावर इन। डॉक्टर यस। पढ़ा था जिसमें ये अमीबिक लिवर एब्सेस था और वहाँ पे टिनिडाजोल भी मेंशन था, लेकिन उन्होंने ट्रीटाजोल दिया था। ठीक है, अच्छा वो ना मैंने सीक्वेंस पढ़ा नहीं है, आप ना उसकी स्टेम शेयर कर देना, फिर हम इसका सीक्वेंस बना लेंगे। अभी मेट्रोनिडाजोल हो तो उसको चूज करना है, वरना टिनिडाजोल, ठीक है, लेकिन कोट्रामेक्सोल भी होता है, लेकिन अब वो मुझे याद नहीं किस में देते हैं, तो आप स्टेम चेंज मेरे ख्याल होता है। अच्छा अभी वो रोंग याद करने से हम लोग जो ना उसको ग्रुप में कर लेंगे अगर मिला आपको, अभी आप बस यही याद रखो। अच्छा पेशेंट है सीवियर इन मसल्स जो दो सेंसरी रिसेप्टर आर नॉट फंक्शनिंग इन दिस पेशेंट। अच्छा के बाद यूजली मसल पावर वगैरह मोटर्स से होते हैं, लेकिन जो है ना आपके रिसेप्टर्स सेंसरी जो है वो नोसिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आपको पता है कि नोसिसेप्टर्स कंट्रीब्यूट टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एक्टिविटी दोनों भी होते हैं। तो लॉ डिस्टर्ब दिस कोऑर्डिनेशन एंड की वजह की मसल पावर थी। और दूसरा ये होता है जब भी पेनफुल स्टिमुलाई होता है आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और जिस जब आप जो है उसको रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं तो पेशेंट को वो फील ही नहीं कि ओवर ट्रोमा है कुछ भी है, उसको फील नहीं हो रही होती, क्योंकि नोसिसेप्टर्स नहीं होते तो वो जो है ना पुश नहीं कर रहा होता, फिर जोर नहीं लगा रहा होता आपका, ठीक है। ये दोनों इसके, एक तो ये कि नोसिसेप्टर वो कोऑर्डिनेशन और कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है मसल्स की। 116 है एसोफेगस इन thoracic एरिया कंस्ट्रिक्टेड ड्यू टू आर्च ऑफ एओर्टा। अब एसोफेगस आपका ना 3 लेवल्स में कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है।
ठीक है, एक तो ये आपका फ्रंट जो एसोफेजियल जंक्शन पे करता है, दूसरा ये आपका एओर्टिक ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन पे होता है, और तीसरा ये डायफ्रेगमेटिक कंस्ट्रिक्शन में जब ये को थोरैक्स को लीव करता है ना, तो वहाँ पे कर रहा होता है ओटो ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन। ये आपका ये यही है आपके जो ड्यू टू आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, यहाँ ये 3 लेवल्स पे कंस्ट्रक्शन होती है आपके एसोफेजियल। 117 है लिगामेंट एट लास्ट ड्यूरिंग एपिडुरल इज लिगामेंटम फ्लेवम। एंटीजन प्रोसेस्ड बाय एक्सोजेनस presentation pathways are presented with which of the following। अच्छा, आप ना एक्सोजनस और एक्सोजनस होती है, और एक्सोजनस जो है वो क्लास 1 होती है। मैं अपना सेल याद रखो, 1 × 8 इज इक्वल टू 8, ये रफी में लिखा हुआ है ना। 2 × 4 इज इक्वल टू 8, 8 आना चाहिए दोनों का आंसर। अब जो आपका MHC क्लास 1 है उसमें आपके सेल्स होते हैं CD8। MHC क्लास 1 सेल CD8, MHC क्लास सेल CD4। ठीक है, और जो एंडोजनस है वो आपका क्लास 2 होता है, और एंडोजनस जो है वो क्लास 1 होता है। ठीक है, याद रखना है आपने ना। एंटीजन प्रेजेंटिंग हेल्पर सेल्स प्रेजेंट द एंटीजन विद। अब ये जो 1 × 8 2 × 4 वाला के लिए 1 पे भी अप्लाई होता है, तो 1 का आपने फिर भी 8 चूज करना है, 1 के साथ आपने CD8, ठीक है, TH2 के साथ आपने CD4 चूज करना है। ये उस रफ़ी में सिर्फ करेक्ट है, 1 के साथ CD8 चूज करोगे। MSC का फंक्शन ये करके प्रेजेंट कर रहा होता है डिस्ट्रक्शन। पेशेंट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स व्हिच टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कहते हैं, ये जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं फाइड रैंडम सैम्पलिंग है। ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स में जो बनाया हुआ है ये स्टेटस बना दिए, तो ये स्ट्राइटेड रैंडम सैम्पलिंग है। 122 कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी यूज यू। 123 पेशेंट आफ्टर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक डेवलप इस्कीमिया विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस। ब्रेन में आपकी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। एक तो की ब्रेन में होती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी आपकी लिक्विफेक्टिव बॉडी होती है। जॉर्ज आर ड्यू टू लीजन ऑफ मेसेनकेफलिक न्यूक्लियर। अब इधर निमोनिक लिखे जॉ जेमिनल, जॉ JAW, और जेमिनल ट्राइजेमिनल का जो जेमिनल है वो लिखे जॉ जेमिनल। तो आपको याद रहेगा जॉर्जर के लिए जो है ना जेमिनल, मेसेनकेफलिक न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल। आपको नाम याद रहेगा, आपको न्यूक्लियस भी याद आ जाएगा। जॉ जेमिनल। improves in noisy environment in which of the following condition। तो ऑटो अब आपको पता है ऑटोस्क्लेरोसिस कि अब नॉर्मल ग्रोथ होती है स्टेपीज की, वो स्टिफ हो जाता है, तो उसमें ना आपकी एयर कंडक्शन, वैसे एयर कंडक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है आपके ऑटोस्क्लेरोसिस में। फिर जब नॉइजी इन्वायरमेंट होता है तो आपकी बोन कंडक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ईजियर टू हेयर स्पीच, जो भी लोअर फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होती है फिर वो, ठीक है, बोन कंडक्शन बेहतर हो जाती है नॉइजी इन्वायरमेंट में, और फिर वो ईजियर टू रीच होता है। और दूसरा ये होता है कि जो ओटोस्क्लेरोसिस है ना वो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को अफेक्ट ज़्यादा करती है। तो एक इसको कहते हैं ऑडिटरी मास्किंग मैकेनिज्म, ऐसे इसका नाम होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपकी ऑफ अच्छा, जो ओटोस्क्लेरोसिस में ना आपकी एम्पलीफिकेशन इफेक्ट जो मास्क हो जाता है उसमें जो है ना इंक्रीज हेडिंग हो जाती है आपकी। जो ऑटोस्क्लेरोसिस है ना वो आपकी एम्पलीफिकेशन करवा देता है साउंड्स की ना, तो नॉइस में वो है वो मास्क हो जाती है, तो उससे भी आपकी हेडिंग बेटर हो जाती है। ठीक है, और क्या, नॉइस प्लस हाई फ्रिक्वेंसी जो है इंक्रीज कंट्रास्ट करता है, और फिर जो है वो भी इजी टू हेड होती है स्पीच। ये सारा कुछ है, लेकिन आपने बस ये सीधा सीधा सिनेरियो आएगा आपको ऑटोस्क्लेरोसिस इसका पता चल जाएगा, लेकिन मैंने आपको उसके पीछे थोड़ी सी जो 3 4 की कोशिश की। नॉइजी इन्वायरमेंट में ना आपकी हेडिंग बेटर होती है ऑटोस्क्लेरोसिस की। ठीक है, एक तो उसमें वॉइस कंट्रास्ट इंक्रीज हो नॉइजी में, और दूसरा जो आपकी बोन कंडक्शन। 126 है स्ट्रक्चर फाउंड 2 feet अवे फ्रॉम इलियोसिकल जंक्शन एंड एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर इज मोस्ट लाइकली मैकल्स डायवर्टिकुलम। अब आपको तो मैकल्स डायवर्टिकुलम का रोल ऑफ 2% पॉपुलेशन 2 feet अवे जो इधर दिया हुआ है इलियोसिकल, और फर्स्ट 2 year ऑफ लाइफ में यूजली प्रेजेंट कर जाता है, और साइज इसका 2 इंच होता है, तो आपका मैकल्स डायवर्टिकुलम है।
127 एस्पिरिन एट लो डोज इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग। लो डोज में वो थ्रोम्बोक्सिन ए टू को करती है और हाई डोज में वो कॉक्स को इनहिबिट कर रही होती है। 128 है फीमेल प्रेजेंट विद बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन डिस्निया एंड हैविंग पीडल एडिमा। ये आपको क्रोनिक हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की सिम्टम्स है सारी। 129 ऑफ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लाइजिन सब्सटेंशियल जिलेटिनोजा 1 2 जो है उनको सब्सटेंशियल जिलेटिनोजा भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर लाइजिन सब्सटेंशियल जिलेटिनोजा एंड इन थैलेमस। सेकंड ऑर्डर आपका सब्सटेंशियल में। बट ये भी एंटी एचआईवी ड्रग कॉज पेनक्रियाटाइटिस एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये आपके डायडेनोसिस के लिए आता है कि डायडेनोसिन जो है वो होती है आपकी एंटी एचआईवी है, तो वो पेनक्रियाटाइटिस करवा देती है, ठीक है। 31 है विच 12 आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन रोमेटिक हार्ट फेलियर। ये हार्ट डिजीज की मैंने आपको मॉर्निंग बताया था, मैट MAT। माइट्रल आपके सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर एओर्टिक होता है और फिर ट्राइकस्पिड होता है। तो इधर जो ए है वो ठीक है बिल्कुल आपका ऑप्शन। 132 मैनेजमेंट ऑफ DVT इन वुमेन विद लेग पेन एंड स्वेलिंग। तो उसको डेवलप हो चुकी है वेरी लोप्रिन और वॉरफ्रिन दोनों दोगे। टेट एल्यूलर वेंटिलेशन टाइडल वॉल्यूम इज 500 एंड रेस्पिरेटरी रेट इज 10। ये कैलकुलेशन वाले चैप्टर में ना सेम वैल्यूज के साथ दिया हुआ है, ठीक है, और आंसर 5 है। अब इसका फॉर्मूला ये टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट। अब इधर जो है आपका टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है 500 माइनस जो इधर आपका, और हाँ आपका जो डेड स्पेस है वो 150 होता है, जो आप हमेशा चाहे दिया हो ना दिया हो आपको पता है, आपकी डेड स्पेस जो है ना 150 कंसिडर करते हो आप। तो 500 माइनस 150 10 आपका जो है ना 3500 आ जाता है आंसर। एज पर नॉर्मल कैलकुलेशन डेड स्पेस इज 150 ml। 134 EEG ऑफ पेशेंट शोज नो ए वेव तो वो अलर्ट और कॉन्शियस है। 135 है इवेंट अकर जस्ट बिफोर ओपनिंग ऑफ एओर्टिक वेल। आपको पता है बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल होती है, प्रेशर इक्वल होता है, एओर्टिक वेल ओपन होता है और जो आपका ब्लड है वो एओर्टा में चला जाता है आपका, फिर उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। 136 ऑन ECG ऑफ अ गर्ल यू सी सॉ टूथ वेव आपके एट्रियल में होती है, साथ जो है आपके पी वेव्स जो है 3:1 में होती हैं, तो ये ट्रिफ्लेट्स होता है। 137 है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। अच्छा ये इंक्रीज ग्लूकोज इनसाइड सेल होता है। अब इंसुलिन का ना मैं आपको MCQ करती हूँ जो इसके कंफ्यूज करता है। इसका ना इमीडिएट, अच्छा ये मैंने लिया हुआ ताकि मुझे याद रहे। अच्छा इसका ना एक तो होता है फर्स्ट रैपिड, और इमीडिएट। हाँ एक होता है इसका इमीडिएट या रैपिड, दूसरा इसका इंटरमीडिएट क्या फंक्शन, और फिर जो इसका डिलेड या लेट फंक्शन क्या होता है। जो आपके इसका रैपिड फंक्शन होता है वो यही होता है इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड सेल, ठीक है। इंक्रीज पोटेशियम इनटू भी ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आ रहा होता है। ये आपके रैपिड इसके इंसुलिन के फंक्शन। इंटरमीडिएट में ये प्रोटीन सिंथेसिस का MCQ आता है आपका, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का इंटरमीडिएट फंक्शन है। बाकी देख लेते हैं इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन, एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोलिटिक एंजाइम एंड ग्लाइकोजन सिंथेज, इनहिबिशन ऑफ फोस्फोराइलेशन न्यूजेनिक एंजाइम्स। ओके डिलेड में इसका है इंक्रीज इन मैसेंजर RNA लाइपोजेनिक, इसमें लाइपोजेनेसिस आता है। डिलेड इसका जेनेसिस, इंटरमीडिएट इसका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है, और जो इमीडिएट है वो इसका ग्लूकोज और पोटेशियम को इनसाइड द सेल है, ठीक है। चलिए 138 है जो तो फॉलोइंग पेरानियोप्लास्टिक, वो आपको पता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा का पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। 139 ट्यूमर विद गुड प्रोग्नोसिस, गैस्ट्रिक के जो आपके ट्यूमर्स हैं वो गुड प्रोग्नोसिस होता है उनका। 140 है 55 years old male with past history of was diagnosed as gastric lymphoma, what is most likely chronic gastritis रहा है उसको, उसकी वजह से उसका ना लिम्फोमा डेवलप हो गई है, आपका H pylori में होता है। ये ना नसीम का बड़ा अच्छा टेबल था, इससे MCQ आता है लेकिन मोस्टली जो है ना इसको मिस कर जाते हैं बच्चे। अच्छा टाइप A और टाइप B पूछ सकते हैं। अच्छा और जो टाइप B होता है वो आपका H pylori की वजह से होता है, और जो टाइप A है उसमें जो है ना गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा के चांस बढ़ जाते हैं, जो आपको ऑटोमिन होता है, और जो H pylori की वजह से होता है उसमें लिम्फोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये इसका टेबल का है। तो H pylori जो है ना आपके लिम्फोमास स्मार्ट लिम्फोमास के चांसेस बढ़ा देते हैं। 141 है 46 ईयर्स मेल प्रेजेंटेड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम अमीनो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपिक फिनल वेव से शोज स्क्लेरोसिस विद डिपोजिशन ऑफ IgM1 C3 व्हाट इज नोन। आपको पता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है एक तो FSGN होता है ना, FSGN आपका जो है स्क्लेरोसिस और IgM और C होती है, और दूसरा ये ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इसमें जो ना मैसेज, तो ये आपका FSGN है।
वगैरह इसमें होते हैं। फोकल सेगमेंटल सेक्लोरोसिस जो है वो आपका मैसिव प्रोटीनूरिया, क्योंकि वो जो है आपका नेफ्रोटिक, और इसमें नेफ्रोटिक आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा 3.3 प्रोटीनूरिया होता है, वो आपका नेफ्रोटिक में हो रहा होता है। सेक्लोरोसिस है ना ग्लोमेरुलस की, वो डैमेज कर देती है आपका फिल्ट्रेशन बैरियर जो सारा होता है। तो जो वो आपकी प्रोटीन है ना, वो आपकी फिर फिल्टर होना स्टार्ट हो जाती है और फिर वो यूरिन में जाना यूरिया हो जाता है। 143 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजिंग टू कैलकुलेट द टोटल बॉडी वाटर। एंटीबैरियन दिया नहीं हुआ था तो आपने हैवी वाटर चूज करना है। 144 है वाइट ब्लड सेल्स एंटर लिम्फ नोड्स थ्रू सब कैप्सुलर एफरेंट लिम्फेटिक। ठीक है, सब कैप्सुलर एफरेंट, तो ये जो है ना लिम्फ को इनटू लिम्फ नोड लेके जा रहा होता है, एंटर द नोड टुवर्ड्स लिम्फ नोड जो लेके जा रहे होते हैं वो एफरेंट होते हैं। तो सब कैप्सुलर एफरेंट। और मुझे किसी ने ना ये इसका डिफरेंस पूछा हुआ था, सब कैप्सुलर एफरेंट का और पोस्टरी मैन्यूल, जो बहुत एमसीक्यू आता है। अच्छा, जो आपके एफरेंट लिम्फेटिक्स है ना, जो ये वाले, ये लिम्फ को टुवर्ड्स लिम्फ नोड लेके जाते हैं फॉर फिल्ट्रेशन एंड इम्यून प्रोसेसिंग। जो आपका पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल है ना, वो कलेक्ट करता है ब्लड को फ्रॉम द लिम्फ नोड आफ्टर फिल्ट्रेशन, और फिर फैसिलिटेट करता है सेल एक्सचेंज, जो इम्यून सेल एक्सचेंज है उसको विद ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, आते हैं आपके फिल्ट्रेशन को लिए लिम्फ लेके आते हैं, फिर पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स उस फिल्ट्रेटेड से जो है ना इम्यून सेल एक्सचेंज करवा रहा होता है विद ब्लड स्ट्रीम। तो ये दोनों जो है कंफ्यूज करी थी बच्चों को। अच्छा, 145 है ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो चेंज टू ब्रेन। ठीक है, वाइटल ऑर्गन उसकी जो है ना वो ब्लड फ्लो इस तरह डिस्टर्ब नहीं होती एक्सरसाइज वगैरह से, इन चीज़ों से वो मेंटेन रहती है। 146 है इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डोर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स, देयर रेट इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इम्पल्स फ्रॉम। अच्छा, इंस्पिरेटरी रेट किससे इंक्रीज होता है? तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पोन्स, दे रेट इंक्रीज। अच्छा, अब जो है ना आप ये आपकी डब्ल्यू में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, तो अब आप ये चीज़ें होती हैं डोर्सल इंस्पायरेटरी रिसेप्टर, वेंट्रल, और ये एपनियोस्टिक जो लिखा हुआ है। और जो डोर्सल है ना वो आपकी जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी या जो नॉर्मल ब्रीदिंग का रिदम मैंने उसे मेंटेन कर रहा होता है डोर्सल। दूसरा जो एमसीक्यू आता है वो वेंट्रल का आता है कि एक्सरसाइज में कौन से स्टिमुलेट होते हैं, वो आपके वेंट्रल होते हैं। वो आपके नॉर्मल जो है ना, नॉर्मली आप एक्सपायर कर रहे होते हो ना, एक्सपिरेशन के लिए होता है, तो एक्सपायर कर रहे हो तो उस ना जब आप एक्सरसाइज करते हो फिर वेंट्रल होते हैं। अब एपनियोस्टिक जो है आपका लोअर पोर्शन प्रेजेंट होता है और ये इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर देता है। तो इसलिए प्रोलोंग और डीप जो है ना इंस्पिरेटरी गैस पाता है आपका जब आपके एपनियोस्टिक हो, तो उसको एपनियोसिस कहते हैं। ठीक है, एपनियोस्टिक का ये होता है कि उसने जो है ना स्टिमुलेट करना इंस्पिरेशन को। निमोटेक्सिक जो होता है ये अपर पोन्स में होता है और ये इनहिबिट कर रहा होता है इंस्पिरेशन को। आपका इंस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेट इंस्पिरेशन दोनों को मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल आपके निमोटैक्सिक में होता है। फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ब्रोंकोडायलेशन। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फाइट एंड फ्लाइट में आपको ज़्यादा आपकी जो है वेंटिलेशन बेटर होनी चाहिए, तो उसके लिए उधर ब्रोंकोडायलेशन होती है। is lipoma on posterior aspect of sternocleidomastoid 5 sternoclavicular joint which structure ligated leading to profuse bleeding। ये मैंने आपको बताया था, टेटा एस से याद रखना। स्टर्नोक्लीडो का एक है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का एक है, सेकंड पार्ट का एक है, और सब क्लेवियन का एक है, तो टेटा एस। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट ऑफ सब क्लेवियन with hepatosplenomegaly streaks on hair and protrude। hepatosplenomegaly abdomen protrude, ये आपके क्वाशियोर्कर में होते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। 150 है अ गर्ल abscesses and also had two bouts of aspergillosis। ये आप देख रहे हो क्या susceptibility सिनेरियो NADPH की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो फिर वो आपके ये एस्पर्जिलोसिस और क्लेप्सिला के इनके लिए चांसेस हो जाते हैं इन्फेक्शन के। 151 है 60-year-old develop pain in calf muscle after walking 100 yards, pain due to popliteal artery। ये जो आपकी क्लॉडिकेशन होती है ना, ये आपकी पोप्लिटेल आर्टरीज में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, पोप्लिटेल आर्टरी की वजह से होती है ये। और क्या हुआ तो पोप्लेटल आर्टरी उधर क्लॉडिकेशन आपकी कंटेनिंग एक्टिनोमाइसिट्स में सल्फर होते हैं। 15 ईयर गार्डनर
15 ईयर गार्डनर विद हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन, नो अदर सिम्टम, एक्सरे वाज डन विद शोर्ट राउंड मैस। एक तो फार्मर दिया हुआ है और दूसरा राउंड मैस विच इज कैल्सिफैटी आपका एस्परजिलस होता है। ठीक है, बाकी तो वैसे नहीं ऑप्शन बने, लेकिन फार्मर के साथ ना आपको पता है आपका एस्परजिलोसिस जो है एसोसिएटेड होता है। 50 पल्मोनरी टू हाइपोक्सिया। अब ये ना आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो कहते हैं इसको। ठीक है, कि जिन एरिया हाइपो वहाँ हो जाएगी, जो एरियाज आपके पुअर वेंटिलेटेड है हो जाएगी ताकि ब्लड उधर ना जाए। जो आपके वेल वेंटिलेटेड या जिनमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पे आपके जो है ना ब्लड रीडायरेक्ट हो जाता है। तो हाइपोक्सिया भी वैसे कंस्ट्रिक्शन होती है, जहाँ पे हाइपोक्सिया हो जाएगा वहाँ पे वो वैसे कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक, ये मेंटेन कर रहा होता है इस तरह से आप वेंटिलेशन परफ्यूजन जो वो ये इसको कहते हैं मैचिंग, वेंटिलेशन परफ्यूजन मैचिंग। तो जो हाइपोक्सिक होते हैं उनको ब्लड देने का फ़ायदा नहीं है, जहाँ पे वेंटिलेशन बेटर होती है वहाँ पे आप ब्लड दो और आपकी गैस एक्सचेंज बेटर हो जाएगी। वन इज सिमिलर टू अडल्ट एट विच एज है, पर मैंने देख लिया 1 वीक नहीं है इसका, 4 to 6 मंथ्स होता है इसका। अच्छा, होता क्या है कि एट बर्थ जो ना आपका पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस बच्चों में ना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उनके ना हाइपोटेक्शन हुई होती है लो ऑक्सीजन की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता वो हाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहे होते हैं, उनकी लंग की इन्फ्लेशन हो जाती है, तो उनकी रेजिस्टेंस फिर कम हो जाती है और मंथ में वो बिल्कुल अडल्ट जितनी उनकी जो है पीवीआर कहते हैं इसको, पल्मोनरी वेस्कुलर। तो इधर जो है ठीक है तो इसको कर लो, बाकी भी कोई ऑप्शन खैर ठीक नहीं है। तो 1 वीक है तो बस आप इसको चूज़ कर ले। बाकी अगर किसी को इसका डाटा या कुछ भी मिले तो लाजमी शेयर कीजिएगा। बाकी आप कॉन्सेप्ट यही याद रखो, 1 वीक में तो नहीं डिक्रीज करती, आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है। ठीक है, 1 वीक क्या आपके इवन 1 मंथ में भी जो है इंक्रीज ही होती है पीवीआर रेजिस्टेंस। डिक्रीज एटीपी लिंक्ड विद ये मैंने सिंड्रोम में जो आपका पेसिटी का डिसफंक्शन हो जाता है, पेसिटी का काम क्या है 100% ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, वो नहीं होगी तो सारा आपका जो यूरिन में आ जाएगा, तो ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं। मेसेंजियल सेल्स हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी व्हिच हेल्प देम टू मेंटेन फ्लो। अब जो आपका मेसेंजियल सेल्स है ना, ये एक तो सपोर्टिव होते हैं, जो आपका ग्लोमेरुलर टफ होता है, उसके स्पोर्टिंग सेल्स भी होते हैं। दूसरा ये जो उनसे कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं, और दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जीएफआर आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका कम हो जाता है और जीएफआर भी कम हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ये कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैपिलरीज का सरफेस एरिया कम हो जाएगा और फिर आपका जीएफआर कम हो जाएगा, और जब जीएफआर इंक्रीज जो आपकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा, इस तरह से नहीं मेंटेन कर रहा होता है आपके जीएफआर को। 158 है हीमोग्लोबिन सेचुरेशन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, सेचुरेशन मैंने आपको बताया था कि कितना ऑक्सीजन एटीपी से बाइंड करता है वो सेचुरेशन होती है, और कितना ऑक्सीजन जो है ब्लड में डिसॉल्व होता है वो टेंशन होती है जो रेस्पिरेट करते हैं। तो एच बी सेचुरेशन इंक्रीज होती है ऑफकोर्स अगर आपके पास जो है इंक्रीज ऑक्सीजन है। ठीक है, 159 है वूंड कॉन्ट्रैक्शन, ये हमने पहले पढ़ा था, प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपकी हीलिंग होती है उसमें डिफरेंस एक्शन को, और मायोफाइब्रोब्लास्ट जो है वो वूंड कॉन्ट्रैक्शन। 160 a patient is suffering from Pseudomonas aeruginosa infection with factor can worsen the TNF। फीवर को उन्होंने दिया हुआ Pseudomonas का तो आपका TNF से होता है। ठीक है, बाकी में IL-6 से आपका वो होता है कोरियोमनाइटिस, उसमें IL-6 होता है आपका। ठीक है, 161 and 80 years old male cardiac patient have SOB and progressively developing orthopnea and presented with pleural effusion. TAP was done which tells that it is transitive, decreased cell count, decreased protein या low cell। ये इन्फेक्शन की जो आपका हार्ट का पेशेंट है, मतलब कोई भी हार्ट फेलियर या उसको डिजीज है, तो उसमें जो है ट्रांसपोर्टेटिव फ्लूइड होता है यूजुअली, जो आपके प्लूरल फ्यूजन में होता है, तो वो आपका लो सेल काउंट की वजह से होता है या लो प्रोटीन की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टेमिक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर वुंड हीलिंग। ये एक आप पूछते हैं लोकल और एक पूछते हैं सिस्टेमिक। लोकल में आपके जो वगैरह होते हैं, और सिस्टेमिक में आपका डायबिटीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आगे इतना लंबा सिनेरियो दिया हुआ है। एन एम्बुलेंस branch of day later there is
cells in the distribution of occluded artery shows cardiolysis and neurexis. कि आपको पता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में आप लोगों ने ये पढ़े होंगे. The outline of cell are visible, but the nuclei also have basophilic staining. आपको पता है आउटलाइन प्रेजेंट जो है आपकी कोagulative में होती है, याद है ना, वो कोagulative नेक्रोसिस में होती है. अच्छा, but the nucleic staining and the cytoplasm, which of the following type of cellular necrosis. इतना लंबा सिनेरियो पर आपको पता है सॉलिड ऑर्गन से में necrosis तो ये किडनी होती है. Macrophages to epithelial melanocytes is mainly brought about by which of फिर गैमा. ये आपके रफ़ी में एक लाइन दी हुई है, तो मोस्टली लोग जो है इसको ऐसे ही देते हैं या उनको गौर नहीं करते. ये डबल ए से डबल ए में भी ये एमसीक्यू था, उधर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मैं इंटरफेरोन जो है ना मैक्रोफेज कर रहा होता है, ठीक है. तो मैक्रोफेजिस को एक्टिवेट करता है कि जो पैथोजन आया किल करें, फेगोसाइट करें. दूसरा ये आपके जो फाइब्रोब्लास्ट और स्ट्रोमल सेल्स होते हैं उनको भी स्टिमुलेट कर इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो कोलेजन प्रोड्यूस करें और फिर आपकी फाइब्रोसिस हो और एपिथेलियोइड सेल बन जाते हैं, ठीक है. और दूसरा जो है ना एपिथेलियोइड सेल थोड़े से फ्लैटेंड हो जाते हैं और इनलोगेटेड हो जाते हैं. अब ये जो एपिथेलियोइड सेल बने इनका क्या फंक्शन है कि एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं, इन्होंने जो है ना आइसोलेट करना होता है और पैथोजन को जो है कोऑर्डिनेट करने होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, ठीक है. ग्रेनुलोमास में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आपको पता है ये इस तरह से इन्होंने वैसे दिया हुआ है इन क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस. इसमें कन्वर्ट होता है ताकि वो पैथोजन को आइसोलेट कर सकें और फिर जो आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ना उसको कर सकें. आपका इंटरफेरोन गैमा करवा रहा होता है. 165 and colpation presented with hemorrhagical lesion which are poorly healing with decreased collagen defective. ये अभी मैंने आपको बताया फाइब्रोब्लास्ट जो वो ले डाउन करता है तो डिफेक्टिव में आपका फाइब्रोब्लास्ट डिफेक्टिव है. 160 the patient has malaise and fatigue, has decreased WBC, platelet, basophils, neutrophils, all cells line decrease, but which of the following will not decrease. अच्छा, जो ना आपकी अकॉर्डिंग पैथोलॉजी या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन आपके डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट वगैरह हर चीज़ ना डिक्रीज कर सकती है, लेकिन जो है ना टीलिंग ये जो है अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ये सेंट्रल टू अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कि इसने या तो हमेशा इंक्रीज करना होता है या स्टेबल रहना, तो ये डिक्रीज नहीं करते. कोई भी अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है या एक्यूट है तो ये स्टेबल रहते हैं या इंक्रीज कर जाते हैं. अगर वायरल है या जो भी पैथोजन जो भी एंटर हुआ है स्टेबल रहती है, ये डिक्रीज नहीं. क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट पे पूछा था सेल ना डिक्रीज कर सकती है, टी सेल यूजुअली डिक्रीज नहीं करते, इंक्रीज करते हैं या स्टेबल रहते हैं. टी सीरम दैट circulating neutrophils compared control animals, the mice with reduced number of were found to be significantly more susceptible to death induced circulation. Increased mortality can be to sit in which of the following inflammation. तो ये ऑक्सीडेंट्स जो है ना वो डिक्रीज कर जाते हैं. अब आप देखो न्यूट्रोफिल्स आर अ क्रिटिकल सोर्स ऑफ द इन्नेट इम्यून मीडिएटेड ऑक्सीडेंट्स. ये आपकी बैक्टीरियल की न्यूट्रोफिल्स से बनते हैं. तो माइस के इतना बड़ा सिनेरियो माइस के अंदर जो है न्यूट्रोफिल और ऑक्सीडेंट्स नहीं प्रोड्यूस. 168 है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्क्वेमस कार्सिनोमा, तो बोवेंस डिजीज ये रफी में. तो ओवरऑल बोवेंस डिजीज जो है आपकी ना स्क्वेमस सेल डिजीज कार्सिनोमा करवा रही होती है, लेकिन उधर ना रफी में एक और लाइन दी होती है कि अगर चीक्स में है ना आपके तो वो टोसिस अगर चीक्स पे है तो उसकी एक्सीजन ज़रूरी होती है, ठीक है. अगर बटोन कर एंड इट नीड्स एक्सीजन. present with retardation, depression, and memory is the mode of inheritance of the disease. अच्छा, कोरिया भी है और मेंटल रिटार्डेशन, डिप्रेशन एंड मेमोरी लॉस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये आपका हंटिंगटन डिजीज है. अच्छा, ऑटोसोमल भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं. ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपकी आती हैं वॉन विली ब्रांड, हंटिंगटन, रेटिनोब्लास्टोमा, ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा, मार्फन सिंड्रोम, एकोंड्रोप्लेजिया. ठीक है, इस तरह रिपीट करेंगे तो आप लोगों को जो है ना वो याद रहेंगे.
अच्छा 170 आगे क्या होना, अच्छा इसने वो पढ़ लेते हैं, इनवॉलंटरी जर्किंग और रीडिंग मूवमेंट जो है वो कोरिया की होती है, मसल प्रॉब्लम सच एज रिजिड मसल कॉन्ट्रैक्शन, डिस्टोनिया होता है, स्लो और abnormal आई मूवमेंट, पोस्ट डिफिकल्टी विद स्पीच और स्वेट, ये आपके सारी हेडिंग नहीं होती है। Once CHF is worsening what is the cause, अच्छा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, ठीक है। CHF पेशेंट CHF इज वर्सनिंग व्हाट इज द, अच्छा इन्होंने इधर एडिमा का नहीं पूछा हुआ, ठीक है। वर्सनिंग जो है वाटर रिटेंशन से होती है। अब हम इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा। पेरिफेरल एडिमा इन CLD ड्यू टू लॉस ऑफ एल्बुमिन, एसाइटिस इन CLD ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, edema due to loss of albumin, nephrotic due to salt and water, pedal edema in CHF and hypertension due to increased hydrostatic pressure, edema worsen by sodium and, अगर कॉज ऑफ एडिमा का CHF में भी पूछे ना तो आपने इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाना, लेकिन ये कि एडिमा वर्सन बाय सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। प्रोसेस प्लेग विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री फाउंड, अच्छी इसको मैंने इसी तरह हर चीज़ आती है सबसे, मतलब जो जिसमें हर चीज़ प्रेजेंट है, स्मूथ मसल, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड लिपिड्स। 172 है डिग्रेनुलेशन ऑफ बेसोफिल कॉजेज, तो ये आपको पता है एनाफिलैक्टिक शॉक हम बार बार पढ़ते हैं। IG आता है मास एक्टिवेट करते हैं तो उसकी ग्रेनुलेशन होती है, हिस्टामिन रिलीज होता है, उसके ब्रोंकोस्पैज्म वगैरह आए होते हैं सिम्टम्स। 173 मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वड ऑर्गेनिज्म वो कॉजेज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अच्छा जो आपको ऑस्टियोमाइलिटिस है ना, ये भी आपका स्टेफ ओरियस ही करवा रहा होता है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी, लेकिन आईवी ड्रग अब्यूजर्स का क्या होता है कि वो सेम नीडल यूज़ कर रहे होते हैं बार बार ना, स्टेरिलाइजेशन वगैरह हो रही होती है, तो इस तरह से जाके ना आपके एंडोकार्डाइटिस बैक्टीरिया जो एंटर हो जाती है, फिर वो आपका एक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा रहे होते हैं। लेकिन ऑस्टियोमाइलिटिस का ये है कि ऑलरेडी इन्फेक्शन एब्सेस होना, तो वो फिर आपकी बोन्स में जाती है, आपको ऑस्टियोमाइलिटिस होता है। इन्फेक्टिव होगा अगर बस इतना दिया हो कि आईवी ड्रग अब्यूजर यूज वगैरह सारा कुछ। अच्छा ऑस्टियोमाइलिटिस जो तो आपके सिकल सेल में ऑस्टियोमाइलिटिस क्या कौन करवा सैल्मोनेला। हम्म, फिर एक जगह मेंशन थी 6 to अगर 12 years है ना, सॉरी 6 to 12 months है तो वो 1 month 1 year, ठीक है। तो अब और वो मुझे भी वो ठीक लग रहा है, 1 week PVR अडल्ट के इक्वल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है, ये भी मैं उनको भेजूंगी। अच्छा जी समझ आया। अच्छा 174 एनकाइलोजिंग, ये एओर्टिक इनसफिशिएंसी होती है। अच्छा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस में क्या होता है, आपका जो एओर्टिक रूट होता है ना वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यूजुअली स्पाइन और एक्सियल स्केलेटन होता है और जो कर इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से जो है अ, उसमें आपके रूट की डायलिटेशन हो जाती है, और है जिसकी वजह से एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ना आपका क्वेश्चन AR का भी आ रहा होता है, एओर्टिक रिगर्ज भी इसलिए हो रहा होता है उसमें, एओर्टिक इनसफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। ऐसे पूछा हो या AR पूछा हो तो वो दोनों जो है ना एसोसिएटेड होते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से। एस्कोफ बॉडीज जनरेशन इनिशिएट फिब्रिनोइड डिजनरेशन। अच्छा एस्कोफ बॉडीज जो है ना वो आपकी जनरेशन इनिशियल स्टेज पे जो है वो फिब्रिनोइड डिजनरेशन की वजह से बनती हैं, ठीक है। ये ना एक मैंने जो बॉडीज का भी एक, मैंने सारी बॉडीज लिखी थी उसमें से ढूंढ के, स्कोप उसमें फिर भी नहीं लिखी हुई, मैंने अभी देखा इसमें स्कोप फिर भी नहीं, लेकिन ये फिर भी मैं आपको भेज दूंगी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अर्ली एक्सुडेटिव फेज कलेक्शन ऑफ फिब्रिनोइड मटेरियल ऑन swollen collagen called fibrinoid degeneration. Classic phase focus of fibrinoid change is surrounded by leukoblast and histiocyte cells called antichomyelin, ठीक। जो इनिशियल स्टेज में होती है वो फिब्रिनोइड से स्कोप बॉडीज बन रही होती हैं, ठीक है। फिर क्लास और लेट फेज का भी चले प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस। अच्छा खैर यानी डिटेल्स याद करने की ऐसी जरूरत नहीं, ठीक है। स्कोप बॉडीज जनरेशन फिब्रिन रिसेप्टर मेंटेन मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब आपको पता है बैरोरिसेप्टर रैपिड रिस्पॉन्स होता है, करना इसमें वेसोकंस्ट्रिक्शन ही है, ठीक है। अब इसका क्या होता है पाथवे कि आपका स्ट्रेच स्ट्रेच चेंजेस से जो है ना ये स्टिमुलेट मतलब कि एक्टिव होता है आपका स्ट्रेच से कि का कम है
प्रेशर ज़्यादा है तो स्ट्रेच भी ज़्यादा होगा। तो आर्टीरियल प्रेशर के स्ट्रेच से जो है ना ये एक्टिवेट हो भेजता है मेड्यूला को, ताकि वहाँ से जो है आप जो हार्ट रेट और वेज़ोमोटर टोन, तो फिर जो है ना आपका वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है और इंक्रीज़ हार्ट रेट होता है। तो इसलिए ना रैपिड और शॉर्ट वो रेगुलेट कर रहा होता है आपके हार्ट कार्डियक आउटपुट वगैरह को, ठीक है। मेनली इस आर्टिकुलर प्रेशर को मेंटेन कर रहा है और टोन इंक्रीज कर देता है। 177 a patient with nasal congestion, runny nose, fever, biopsy of nasal mucosa showed with cleft palate, congenital birth defects. She gave history of taking drug for result is retinol विटामिन ए के फॉर्म होते हैं ना, रेटिनोइक एसिड दे से बेबी की कॉन्जेनिटल हो जाते हैं, इसलिए रेटिनोइक एसिड देने से पहले पूछते हैं कि अगर कंसीव करने का प्लान वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये जो टेट्रोजेनिक होता है। बस हम बेसल गैंग्लियन सब्सटेंशन टू स्टॉप सीजर्स। अब आप देखो ना, अगर आपकी सीजर्स है इसका मतलब है न्यूरोनल उसको स्टॉप करने के लिए इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपका वो गाबा होता है, ठीक है। तो गाबा जो है वो डिक्रीज करता है आपके भी को भी प्रोड्यूस व्हाट टू इनहिबिट एफएसएच। तो आता है कि अ, इसके ना डिफरेंट आती है इसी तरह से कि इनहिबिट करने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है वो किन सेल से होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो इनहिबिट जो है इनहिबिट किसको कर रहा होता है, वो सेल से जो है ना आपके इनहिबिन आता है जो आपके एफएसएच को इनहिबिट कर रहा होता है। स्फीरोसाइटोसिस डिफेक्टिव प्रोटीन यूज ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेक्ट्रिन, ठीक है। स्पेक्ट्रिन होती है डिफेक्ट, उसकी शेप ठीक नहीं होती और जो है वो सर्वाइव नहीं कर रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रही होती है और आपका जो है फिर आरबीसी सर्वाइवल स्टडीज भी इसमें आप करते हो, ठीक है। पिक्चर में साड़ी भेज दूँ, रोल भी एएमएल भी है, हाँ 15-30 एएमएल में भी होता है ना। बच्चों को वो कंफर्म, ठीक है बच्चों को पेपर हमारा खत्म हो गया, सारा समझ आया।